इतने हिस्से में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी से बड़ी सजा नहीं, और जुर्म है क्या पता ही नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। लास्ट में जाकर जब रिजल्ट, अपन को रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट ऐसा नहीं हो कि यार जीरो मिला। सब कुछ मेहनत कर ली, दोस्तों को भी टाइम दे दिया, 6-7 महीने कोचिंग कर ली, 6-7 महीने सेल्फ स्टडी कर ली, रिजल्ट आया यार पता चला कि जीरो हो गया। ठीक है, तो अपना रिजल्ट भी आना है, सारी लाइफ को सही तरीके से मैनेज करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे 5-6 घंटे कोचिंग कर रहे हैं और 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी कर ली, सफिशियंट है। लेकिन अगर आप कोचिंग कर रहे हो, घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, या फिर सेल्फ स्टडी के ऊपर बैठे हो, दिमाग में कुछ भी नहीं है, आपको कोई समस्या आ रही है, पूछ नहीं रहे हो, और कोचिंग भी ज्वाइन कर ली लेकिन घर जाकर अगर पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए साथ के साथ आप लोग कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी जरूरी है। ठीक है, आप लोगों की जितनी भी मेहनत है, सिलेक्शन में जितनी भी हिस्सेदारी है, उसमें 90% हिस्सेदारी, और इवन 90 से भी ज्यादा हिस्सेदारी आप लोगों की खुद की है। कोचिंग और आपके जितने भी बाकी लोग हैं, जैसे फैकल्टी लोग हैं, आपके गुरुजी है, हम लोग हैं, ये सारे 10% में भी नहीं आते। तो सोचो 10% में हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, आप लोगों के पेपर ले लिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, क्लास लगा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर 90% में भी अगर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर ये गलत है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे 2 गुनी मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो जीरो लेवल से जो भी कैंडिडेट है, उसकी हालत इस तरीके से है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि आप लोग पड़ोसी को टाइम दे रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो, या घर वालों को भी टाइम दे रहे हो, किसी काम को टाइम, जैसे बहुत सारे जॉब करते हैं, तो जॉब को भले ही टाइम दो, लेकिन आप लोग जो पढ़ाई के लिए, अगर आपकी उम्मीद है, आपने टारगेट कर लिया कि मुझे तो नौकरी करनी है, तो नौकरी ऐसे ही तो नहीं लगनी। आप लोगों ने देखा होगा कि 1000 पोस्ट निकलती है और 10 लाख फॉर्म भरते हैं, और 1000 और 10,000 का रेशियो निकालोगे परसेंटेज निकालोगे, तो 1% के अंदर आ जाए। हर किसी एग्जाम का, हर किसी वैकेंसी का सिलेक्शन रेट 1% के आसपास भी नहीं होता, 0.1% के आसपास होता है सीजीएल वगैरह का सिलेक्शन रेट। तो 0.1% में अपन ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हर किसी के साथ लग के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो ये गलत है। आप लोग रेगुलर स्टडी करो, और रेगुलर स्टडी कोचिंग के साथ साथ रेगुलर सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। उसके साथ साथ टेस्ट भी देना है। टेस्ट अगर नहीं दोगे तो आपके दिमाग में कितना ही कंटेंट हो, कितना ही नॉलेज हो, मतलब नहीं है। क्योंकि 3 फैक्टर आपके सिलेक्शन के लिए आधार होंगे। नॉलेज, सबसे पहला नॉलेज, जो कि आप लोगों को क्लास लेने से आएगा, आप लोगों को किताबें पढ़ने से आएगा। इवन किताबें पढ़ने से ही नहीं आएगा, आपको जिंदगी में रियलाइज भी करना है, हर चीज से सीखने की कोशिश करनी है, तो उससे नॉलेज आएगा। और नॉलेज लेकर घर बैठ नहीं बैठना है, आपको पेपर देना है, जो कि 1 घंटे का पेपर होता है ज्यादातर, जैसे सीजीएल वगैरह का। ठीक है, 1 घंटे के अंदर जितना भी नॉलेज हुआ उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए स्पीड भी चाहिए। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि स्पीड तो अपनी बन गई, कभी बार तो स्पीड ही नहीं होती, और आपने प्रैक्टिस करके स्पीड बना ली, तो फिर एक्यूरेसी भी एक फैक्टर होता है, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। एक्यूरेसी से मतलब है आपने 100 में से 90 क्वेश्चन किए और 10-20 गलत हो गए, तो अगर 10 भी गलत हो गए तो वैसे 80 बच गए, और उसमें से भी नेगेटिविटी काटेंगे तो आपके पास 75 के आसपास बच गए। एक कैंडिडेट ने 90 किए ही नहीं थे, 81-82 किया था, उसके लगभग सारे ही सही है, तो आप तो वैसे ही आग पीछे रह गए। ठीक है, तो नॉलेज आपकी क्लासों से, किताबों से, एनवायरनमेंट से, जहां से भी आप सीख रहे हो वहां से आपको नॉलेज मिला। प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी, और अगर प्रैक्टिस करते करते आपने अगर कमियों को भी पकड़ने की कोशिश की है, साथ के साथ अगर करेक्शन करते हुए चल रहे हो गलतियों का, तो फिर उससे आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी। तो ये तीनों बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? इन तीनों बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब एक एक करके सारी की सारी वैकेंसीज के बारे में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बताएंगे राजेंद्र सर। तो स्वागत करो राजेंद्र सर का। कि जैसे कि सर ने आपको बताया कुछ इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। थोड़ा सा तैयारी करनी चाहिए, उससे पहले उसके बारे में भी तो नॉलेज पता हो कि जैसे हम लग रहे हैं कोई भी तैयारी करने के लिए, हमारा को जिस हिसाब से, क्योंकि घर वालों ने भेजा आपको तैयारी करने के लिए, फिक्स है। अब उन्होंने ये थोड़ी ना बोला है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हो कि जैसे सीजीएल की तैयारी मैं कर रहा हूँ तो सीजीएल के अंदर ही मेरे को, जब तक सीजीएल के एग्जाम वैकेंसी नहीं आए तब तक मैं सीजीएल में जॉब है, मतलब किसी और में फॉर्म भरूंगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। जॉब है और सब लगभग देखा जाए तो मिडिल क्लास से हो, ऐसे नहीं कोई वीआईपी है कि साहब मेरे को तो एक थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखना है, बाहर का स्टडी करते हैं वो किस हिसाब से स्टडी करते हैं, वो केस तो है नहीं। सारे एक जॉब के लिए आए हो, और जॉब भी क्योंकि आज के इस युग में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में अगर सोचते हैं सर हम तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कम से कम कोई ना कोई स्किल तो होनी चाहिए तुम में।
तो आज अगर आप चेक करते हो तो खुद को एक बार ये सोच कर देखो एक बार कि अगर आज गवर्नमेंट जॉब सारी अगर बंद कर दी जाए तो अपने में क्या ऐसी स्किल है कि मैं खुद का गुजारा कर सकता हूँ, घर वालों का गुजारा कर सकता हूँ। क्या आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिनके पास कोई स्किल हो, ऐसी स्किल जिससे कि मतलब कि वो सबसे अलग हो और जिससे आप जॉब लग सकते हो या फिर अपना खुद का कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। तो बिजनेस सेट करोगे तो पैसे चाहिए होते हैं। तो वो सारी ऐसी क्राइटेरिया वो अलग रहता है, उसकी वो उस चकाचौंध में हमें रहना ही नहीं है। तो फिलहाल सबसे पहला केस ये होता है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए और एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब के लिए कम से कम आपको मेहनत इसी हिसाब से करनी है कि आप, और क्योंकि देखो जॉब लगती है तो सबसे पहले क्या करते हैं लड़के, जैसे हाल ही में एक दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर की कट ऑफ को देख के सब एग्जाम देने बैठ गए कि सर पीछे वाली कट ऑफ को देखा जाए तो इतनी थी तो इस बार कट ऑफ इतनी जाएगी। खुद ही अपने आप को समझा लेते हैं। वो समझाना समझाने वाला काम होता है, वो उसका जो पेपर चेक करता है उनका अपने आप का होता है। हम क्या सोचते हैं कि लास्ट वाली कट ऑफ को देखे जाएंगे, दिमाग में माइंड सेट करके आएंगे। पहला देखा, आजकल यूट्यूब का जमाना है, पहले दिन की जितनी शिफ्ट हुई है तो वहां पर बोला जाता है पेपर नहीं था वो तो हलवा था गए साहब, एकदम इजी था। तो इतने में हमारे दिमाग में क्या होता है, पेपर इतना इजी आ रहा तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। उस चीज को तुम भूल गए कि आप मेहनत कितनी करके गए थे। और पहली चीज ये होती है कि जितना तुम मेहनत करके जाते हो अगर उसी का भी 100% दे दो ना तुम, तो कोई ऐसी जॉब नहीं है जो आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो। लेकिन हम 100% तो दूर की बात, हम तो क्या सोच के जाएंगे, लास्ट वाली कट ऑफ पहले देखेंगे पीछे 5 साल में क्या रही होगी, फिर उसके बाद पिछली बार इतनी रही है इससे तो कम नहीं रहेगी। आगे बात सुने कि अभी जैसे जीडी के पेपर हो रहे थे, सेम बैंक के होते हैं। बैंक के अगर देखा जाए, हाल ही में एसबीआई क्लर्क का एक प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, ठीक है, तो उसके अंदर लास्ट वाले एसबीआई की अगर देखा जाए तो सारे लड़के के सर लास्ट वाले एसबीआई में राजस्थान स्टेट की कट ऑफ थी 75-76 आउट ऑफ 100। इस बार कट ऑफ कितनी की है, 52 नंबर। तो 72-75 के चक्कर में वो क्या होता है कि साहब अब नहीं आते ना फिर भी तुक्के मारने लग जाते हैं कि अगर क्वेश्चन मान लो अटेम्प्ट पेपर का लेवल बढ़िया दिया, 60 ही नंबर बन रहे थे तुम्हारे, तुम क्या सोचोगे, पीछे वाली कट ऑफ 75 थी, वहां पर ही दिमाग लग जाता है तुम्हारा। क्यों, अपने आप ही खुद ही चेक कर लेते हो कि 75 थी मतलब उससे कम तो हो ही नहीं सकती। अरे तुम तुक्के मारोगे तो 1-2 सही हो जाएंगे, उससे ज्यादा सही होने से रहे। तो एग्जैक्ट पहली बात तो ये ध्यान रखो, क्योंकि जितना तुम पढ़ते हो अगर उसका एक्यूरेट अगर आप करके आते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। और ये आदत कहाँ से डलेगी, यहाँ जो टेस्ट सीरीज होती है या कहीं भी आप टेस्ट सीरीज देते हो वहां से। क्योंकि पहली आदत का इस चीज का ध्यान रखना, जितना तुम टेस्ट देते हो, टेस्ट में भी हम तुक्के मार देते हैं फर्स्ट रैंक आने के लिए। यहाँ मैं बहुत बार क्लास में बोलता हूँ कि अगर तुम्हें थोड़ा सा शर्म आए कि साहब टेस्ट हम, क्योंकि बहुत बार लास्ट सैटरडे पेपर हुआ था तो ये देखा गया कि 5 या 6 या 7 ही स्टूडेंट ऐसे थे कि जो पेपर देने के लिए पर्टिकुलर बच रहे थे किसी एक क्लास से। बाकी को तो मतलब कि वो नहीं होता कि टॉप मोस्ट वाले में आते हैं वो तो सारे ही। तो देखो आदत को इसलिए सुधारो, रीजन बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि पेपर दोगे तो मैं पहले बोल रहा हूँ तुम्हें शर्म आती है कि साहब मेरे को शर्म आती है, मेरा नंबर आए उसके अंदर सबको पता है मेरा नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, कुछ भी इनफेक्ट अपने हिसाब से कोई भी डिजिट डाल दो वहां पर, भाई जो भी अपने हिसाब से नंबर डाल दिया आपने, खुद को ही पता है, किसी पड़ोसी को तो नहीं पता ना कि कौन सा पेपर में मेरा क्या रोल नंबर डाला गया। कम से कम तुम पेपर चेक करोगे तो पता तो चलेगा तुम्हें, भाई किसी और को पता नहीं लेकिन खुद को पता है अपनी हकीकत का। फिर भी क्या करते हैं, यहाँ भी हम जीके में या जीके में टप्पे मार के आ जाते हैं 10 क्वेश्चन के, 10 में से हमारे 6 सही हो गए, 4 गलत हो गए। अरे तुक्के मारे हैं वो तुमने, उस 10 का कोई मायने नहीं रखता, तुमने पढ़कर तुम्हें जितना आता उसमें से कितने सही करके आए हो। चाहे नंबर तुम्हारे 5 से शुरुआत हो, अगर जिस दिन तुमने ये फिक्स कर लिया ना कि मेरे एक दिन में एक पेपर में से मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन तैयार करूंगा कि उस पेपर में दोबारा कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो गलत नहीं होगा मेरा। तो कम से कम आदत ये बनाओ कि आप जब पेपर देते हो, कोई भी पेपर दो, चाहे कहीं भी दो, जरूरत नहीं है यहीं दो कहीं भी दो पेपर, लेकिन पेपर देते वक्त उस चीज का ध्यान रखना कि जितना तुम्हारा एक दिन का उस पेपर में नेगेटिविटी 0 रखनी है, चाहे नंबर आए तुम्हारे 5 ही सही होते हो उसके अंदर। क्योंकि पता है एक अगर कंसेप्ट तुम्हें एक पेपर में पता चल गया कि मेरे में ये कमी है, हम क्या करते हैं 10 तुक्के मार दिए, 6 सही हो गए, उस पेपर तो ध्यान ही नहीं देंगे हम, क्यों हमारे सही हो गए, ये नहीं पता कि वो तो तुक्के मारे थे, तो वो तो फैक्ट ही नहीं पता चला ना तुम्हें। तो आदत बनाओ, क्योंकि देखो 6-7 महीने 8 महीने अगर खुद इसको दे देते हो तो आराम से जॉब लग जाओगे, इतना ज्यादा कोई वेटेज आजकल के एग्जाम में किसी में होता नहीं है। आगे बात समझे, क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो जैसे आप 6 महीने देते हो तब जाकर आप क्या करते हो, 2 साल 3 साल किसी को कहीं चाय की दुकान में बैठे, वहां बोलता है 3 साल मेरे पहले तो मेरा प्री नहीं निकलता, 4 साल तुम तैयारी करो उसमें तो प्री नहीं निकलेगा। तो इतने में क्या हो जाता है, दिमाग वो फिक्स हो गया। टीचर कितना ही चिल्ला चिल्ला के बोले नहीं फर्क पड़ेगा, 7 वाले ने ऐसे बोल दिया ना चाय की थड़ी पे जिसको मैं जानता ही नहीं कि साहब 3 साल में मेरा प्री निकला है। तुम सोचते हो कि घर वालों को बोलोगे 3 साल पहले तो नंबर ही को नहीं आया है, वो पहले घर वालों को बोलोगे, फिर घर वाले सोचेंगे ठीक है कोई बात नहीं 3 साल पहले नंबर नहीं आएगा। तो आदत तो वहीं पर खराब होगी। क्या ऐसे कैंडिडेट नहीं हुए जो 6 महीने में जॉब लेके गए हो, बहुत कैंडिडेट हुए।
पहले टाइम के अंदर जिन्होंने प्री और मैं निकाला है, बहुत कैंडिडेट है। तो बस शर्त ये है कि आप जिस जॉब के लिए आए हो, चाहे कोई भी जॉब हो, तो टारगेट तो फिक्स रहना चाहिए ना कि साहब मेरे को ये जॉब लगनी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है टेस्ट सीरीज का, जिसको तुम जितने ज्यादा या कोई भी इग्नोर करना नहीं चाहिए किसी को भी। क्योंकि टेस्ट सीरीज में ये सोचो, एक टेस्ट में मैं एक कंसेप्ट ऐसा रखूंगा जो मेरा दोबारा कभी गलत नहीं होना चाहिए। भाई उस टेस्ट में ऐसे तो है नहीं पूरे तुम्हारे को सारे क्वेश्चन आ रहे हो। एक कंसेप्ट एक टेस्ट का अगर तुमने फिक्स कर लिया अपने माइंड में, कम से कम सोचो अगर तुमने 30 टेस्ट दिए तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30-30 कंसेप्ट तुम्हारे तैयार हो गए। और आदत उसी पर बनाओ, दोबारा वो क्वेश्चन दोबारा कभी आपको अगर चेक करते हो तो कभी गलत नहीं होगा। ये बात होती है आपकी टेस्ट से लेकर। और इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि टेस्ट पे आजकल इतना ज्यादा कोई गौर करता नहीं है। फिर एग्जाम आएगी, उसके 1 महीने पहले टेस्ट देने बैठोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के फोन फान साइड में, फिर बैठोगे 1 महीने पहले पढ़ना है मेरे को तो। और उस 1 महीने में आज तक तो हुआ नहीं है किसी का। आदत को इस हिसाब से सुधारो कि जॉब मिलेगा कैसे। जॉब मिलेगा तो ऐसे तो नहीं है कि भाई जॉब मतलब कहीं पर जाके और 1 महीने पढ़ा और 1 महीने में जॉब लग गए। क्योंकि प्री होता है आजकल ऑलमोस्ट एग्जाम है, फिर मेंस होता है, 2-2 एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आज इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिलहाल जैसे इस बार एक कैलेंडर जारी किया गया रेलवे ने, और रेलवे ने इसलिए कैलेंडर जारी करा है कि जैसे आपकी एसएससी एग्जाम होती है, बैंक एग्जाम होती है, उसी तरह आपका हर साल क्या कौन सा कैलेंडर आएगा, रेलवे का हर साल कैलेंडर जारी होगा, चाहे वैकेंसी कितनी भी आए। तो गवर्नमेंट ने फिक्स करा है, रूल निकाला वहां पर कि साहब जैसे एसएससी का होता है, बैंक की अलग से हर साल वैकेंसी आती है, उसी तरह रेलवे की भी हर साल क्या आएगी बताओ, वैकेंसी आएगी। हर साल कैलेंडर जारी होगा। 3 फॉर्मेट हो गया आपके, एसएससी, बैंक और रेलवे। अब रेलवे में सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि हम ये पता चले कौन कौन सी वैकेंसी होती है, कौन कौन सी वैकेंसी नहीं होती है, फिर कौन सी वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले सारे आराम से सुन लेना, तुम्हारे लायक जिसने जो एज है जिसकी, या फिर जिसने जो अपने हिसाब से पढ़ रखा है चीजें, ठीक है, उसके रिगार्डिंग चेक करते जाइएगा। क्योंकि रेलवे की जॉब एक इतनी, अपन नॉर्मली अगर सोचते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट जॉब, उससे तो 1000 गुना अच्छी जॉब होती है। स्टेट गवर्नमेंट से तो आपकी रेलवे की जॉब 1000 गुना अच्छी होती है। बस ये है कि तुम्हें पढ़ना, वो जो चीजें तुम पढ़ रहे हो उसी के रिगार्डिंग तुम्हें वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। जैसे अभी एक लड़का था, वो भी थोड़ी देर बाद उससे भी मिलवाएंगे आपको, तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रहा था। एग्जाम का पैटर्न तो सेम ही रहता है। मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, आर्मी के अंदर जो क्लर्क है परमानेंट वाली, अग्निवीर नहीं, परमानेंट वाली, ठीक है, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये सोचो कि तैयारी तो दिल्ली पुलिस की कर रहा था, पेपर सेम था, पैटर्न सेम था, तो सेम टू सेम उसी पैटर्न पे एग्जाम दे के आ गया, सिलेक्ट हो गया। तो उसकी लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी। तो वही केस है कि हम क्या करते हैं कि एक जगह फिक्स कर लिया कि मैं तो यही फॉर्म भरूंगा। इस बार तो एसएससी ने भी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की जैसे एक बढ़िया वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अभी हाल ही में चालू करा है कि आप एक बार पेमेंट जमा कराओगे, जितनी एसएससी में तुम्हारे लेवल की एग्जाम होगी वो सारी बार तुम अब क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। भाई एक बार 100 रुपए कट गए किसी के, तो क्या वो हर जो भी वैकेंसी एसएससी की होगी उसके लायक अगर एलिजिबल है तो भरेगा नहीं, क्या भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा अगर एसएससी का, तो हर एक एसएससी के रिगार्डिंग की सारी वैकेंसी में वो अप्लाई कर सकता है। और करना चाहिए, एग्जाम तो देख के देखोगे तो पता तो चलेगा भाई मेरा लेवल क्या है। तो आदत ये बनाओ सबसे पहले कि अब मेरे को जॉब लगना है तो मैं किस वे में पढ़ूं, और पहली बात तो कि पढ़ूं तो कौन सी तैयारी मैं करूं और कौन कौन सा मेरा सिलेबस सेम रहता है। तो रेलवे में चेक करना यहां पर तुम्हारे सामने सबसे पहले, यानी टाइप्स ऑफ रेलवे की वैकेंसी, कौन कौन सी टाइप होती है रेलवे की वैकेंसी, उनकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, हाल ही में फॉर्म भराए गए थे, अगले साल वापस आएगी क्योंकि कैलेंडर जारी होगा, रेलवे ने अनाउंस करा है हर साल कैलेंडर जारी होगा, ठीक है। तो एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट पहली वैकेंसी जो एक बढ़िया लेवल पोस्ट मानी जाए। इसके बाद सेकंड जैसा देखा जाए एनटीपीसी होती है। एनटीपीसी के अंदर अभी इसका अनाउंस होने और बाकी है, कितनी वैकेंसी आएगी क्या होगी इस साल का। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर जितनी वैकेंसी आती है इसमें 13 टाइप की वैकेंसी होती है एनटीपीसी में, तो ये वैकेंसी होगी तीसरा। इसके बाद हम चलते हैं, परसों एक कैलेंडर जारी हुआ है, मतलब कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, किसका, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है इसका आपका एसआई का और इसका कांस्टेबल का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी इसके डिटेल में बात करते हैं कि किस लेवल में कौन से कितने एग्जाम होंगे क्या होंगे। फिर इसके बाद होती है तुम्हारी 2 एग्जाम और, कौन सी, एक तो होती है आपके टेक्नीशियन की। तो टेक्नीशियन में कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 12th में जिसके मैथ है वो हाथ खड़े करना, देखे पीसीएम वाले कौन है।
अब इतने कैंडिडेट ऑलमोस्ट पीसीएम वाले हो तो वो सारे के सारे किस में अप्लाई कर सकते हो, टेक्नीशियन वाले में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप सी की बात करी जाए तो सर ने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस बताया था चीजें कि ग्रुप डी जो था वो सी आपके पास में आजकल उसका नाम दे दिया गया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आप एनटीपीसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन के अंदर। मैंने बोला 13 टाइप की वैकेंसी होती है और अभी डिटेल में बात करते हैं कौन कौन सी होती है। तो ये डिसाइड होता है सबसे पहले आपके लेवल ऑफ पोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर 5 लेवल होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। अब लेवल होते कैसे हैं, ये ऐसे कैसे डिसाइड करा उसने, तो ये होता है पे स्केल के अकॉर्डिंग, यानी कईयों का पे स्केल ज्यादा होता है, कईयों का कम होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर लेवल ऑफ पोस्ट है। तो सबसे पहले 2 और 3 यानी 2 लेवल में जितनी पोस्टें इसके अंडर में आती हैं उसको होती है सारी अंडर ग्रेजुएट लेवल, यानी 12th पास वो सारे के सारे क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज लिमिट देखो सबसे गोल्डन चांस रेलवे ने इस बार क्या करा, कई बार कुछ एक और एज हो रहे थे। ठीक है, तो जैसे कोविड था, कोविड में 3 साल का जो कोविड का टाइम पीरियड था, तो हाल ही में उन्होंने एक अनाउंस करा है कि 3 साल हम बढ़ा करके क्या करेंगे इसके अंदर, कि वैकेंसी 5 साल चाहिए। और अब उन्होंने जैसे भी थोड़े दिन पहले डिबेट हुई थी उसमें क्या करा, फिर उन्होंने रूल निकाल दिया कि हर साल हम रेलवे की वैकेंसी निकालेंगे, पूरा कैलेंडर हर साल का जारी होगा। तो जैसे वैकेंसी आती है वो हर साल एसएससी की तरह इसकी भी आएगी। तो 18 से 30, पहले 27 हुआ करता था, 3 साल उन्होंने एडिशनल बढ़ा दिया है। 30 से ऊपर जितना रिलीफ मिलता है, ओबीसी हो गया, जो ईडब्ल्यूएस हो गया, वो अलग रहे हैं, लेकिन 18 से 30 के बाद में रिलीफ जो है वो अलग से है। 3 साल पहले 27 था, 3 साल उन्होंने कोविड वाला बढ़ा दिया, भाई कोविड में वैकेंसी मैंने निकाली नहीं थी तो नहीं निकाली, तो उस वैकेंसी के रिगार्डिंग इनको 3 साल बढ़ा करके दे दिया गया। ये 12th लेवल की लेवल रहेंगे, इसके अंदर 2 और 3। इसके बाद अगर बात करते हैं तो लेवल 4, 5, 6 ये होगी ग्रेजुएट लेवल की, जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। और एक चीज ध्यान रखना, रेलवे की कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर आपके पास में अगर ग्रेजुएट लेवल लिखा है, तो हम सोचते हैं कि कई बार जैसे एसएससी में भी होता है कि लास्ट ईयर वाला भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बैंक में लास्ट ईयर वाला भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन रेलवे की किसी भी एग्जाम में अगर 12th लिखा है तो 12th पास होना ही चाहिए, ग्रेजुएट लिखा है तो ग्रेजुएट पास होना ही चाहिए, वो फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए। आगे बात यहां तक समझे। इसकी एज लिमिट जो है ग्रेजुएशन लेवल की 18 से 33 साल, पहले 30 थी, कोविड वाले इसने 3 ऐड करके पहले बता दिए। इसके एडिशनल जो एज रिलैक्सेशन होता है वो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद का है वो। ठीक है, ये हो गया आपकी 3 लेवल हो गया आपकी 4, 5 और 6। अब हम बात करते हैं कि लेवल 2 और 3 में कौन कौन सी वैकेंसी होती है। आप इनको देख, क्योंकि लगभग सब जानते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से टाइप की होती है। देखो सबसे पहले आपके पास है जूनियर क्लर्क होगी, अकाउंट क्लर्क अप्लाई कर सकते हो 12th पास वाले। ठीक है, इसमें जो इस लेवल में एग्जाम जो आती है, जूनियर टाइम कीपर होता है, ट्रेन्स क्लर्क होता है जो टीसी बोला जाए, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है। ये सारे के सारे टाइप 12th पास वाले अप्लाई कर सकते हो जो लेवल 2 और 3 में आती है। ठीक है, ये हो गया आपके। और इसके बाद हम चलते हैं, देखो लेवल आपके पास में 3, 4 और 5, 3 के बाद 4, 5, 6। अभी इसमें कौन सा था बताओ, ग्रेजुएट लेवल था कि नहीं था। तो ग्रेजुएट लेवल में देखो ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया जो रेलवे डिपार्टमेंट में, गुड्स गार्ड्स कौन होता है, जो लास्ट का डिब्बा होता है उसमें कैंडिडेट बैठा होता है। अरे लास्ट वाले के अंदर एक कैंडिडेट बैठा नहीं होता क्या, है ना, उसकी लोको पायलट की इक्वल सी सैलरी रहती है ना। सैलरी में सबसे टॉप मोस्ट देखा जाए ना, बैठे बैठे जिसको सैलरी मिले, कुछ सबसे अच्छी नौकरी जो मानी जाए वो कौन सी मानी जाती है रे, गुड्स गार्ड्स वाली, सबसे लास्ट में। ठीक है, और ना कोई ज्यादा वहां कोई मतलब बैठा है, उसको बैठा बैठा रहना वहां पे और कुछ नहीं करना। तो ये देखो ये गुड्स गार्ड्स हो गया, ये सारे ग्रेजुएट लेवल की है, ध्यान रखना। फिर बात चलते हैं हम सीनियर कॉमर्शियल, फिर उसके बाद सीनियर क्लर्क हो गया, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया, फिर आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया और स्टेशन मास्टर हो गया। अब बताओ स्टेशन मास्टर नौकरी अच्छी नहीं है क्या, फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग जॉब है कि नहीं है, बैठा रहना है तुम्हें केवल स्टेशन मास्टर, यानी पूरे स्टेशन का जो होता है ना, पूरा जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है उसी तरह वो स्टेशन मास्टर, पूरे स्टेशन का चार्ज उसी के हाथ में रहेगा। प्लस पॉइंट ये होता है कोई छोटी से छोटी वैकेंसी हो चाहे बड़ी से बड़ी रेलवे की, हर एक वैकेंसी के अंदर आपको पर्सनली क्वार्टर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटी जॉब है तो मिलेगा नहीं, तो क्वार्टर सबको मिलेगा वहां पर रहने के लिए। ये वाली सुविधा कहीं नहीं है आपके पास में, न तुम्हारे पास बैंक में, न तुम्हारे पास एसएससी में। हाँ सीजीएल में कुछ बढ़िया पोस्ट होती है, उन अगर आपके टॉप मोस्ट अगर मार्क्स आते हैं तो फिर आपको वो भी फैसिलिटी मिलती है। बाकी यहाँ तो सबके लिए ही बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास में। तो बताओ यहाँ तक ये चीजें समझ आएगी कि आपने जिन्होंने 12th पास कर रखी है, जिन्होंने ग्रेजुएट पास कर रखी है, कौन कौन सी टाइप की वैकेंसी होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनका डिटेल में बात करते हैं कि कौन से में किस हिसाब से अप्लाई करेंगे। तो देखो सिलेक्शन स्टेज, यानी वैकेंसी आ गई और आने वाली है एनटीपीसी की, तो सिलेक्शन स्टेज जो रहता है वो क्या क्या रहता है। तो देखो कितने स्टेज में आपके एग्जाम,
सबसे पहला जो पेपर होगा सीबीटी फर्स्ट पहली स्टेज, पहले पेपर में तुम चेक करना, देखिए कौन सा सिमिलर है, जो भी चीजें आप पढ़ते हो उसमें सिमिलरिटी देखना एक बार। मैथ में क्वेश्चन कितने आने, 30। रीजनिंग में क्वेश्चन कितने आने, 30। जीए जनरल अवेयरनेस जिसको बोला जाए, जनरल अवेयरनेस के अंदर जीके भी आ गया और आपका जनरल साइंस भी आ गया, ठीक है। यहां कितने क्वेश्चन आएंगे, मिनट कितने आपके, तो 1.5 घंटे में तुम्हें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बस इसमें ये रहेगा कि जैसे जीडी हो गया, एसएससी हो गया, बैंक में हो गया, इनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर पेपर आता है, मैथ का अलग आ गया, रीजनिंग का अलग आ गया और जीए का अलग आ गया। लेकिन ये वैकेंसी ऐसी है रेलवे की, यहां पर सब कुछ मिक्स रहता है, यानी एक मैथ का आ गया, 3 जीके के आ जाएंगे, फिर साइंस का आ गया, तो सारी चीजें मिक्स रहेंगी यहाँ पर। ऐसा नहीं कि हमने मैथ का क्वेश्चन करा तो सारा थोड़ी देर तक मैथ में ही काम चलेगा तुम्हारा दिमाग, मैथ के बाद इंस्टेंट वो किस में चला देगा, जीके में, जीके के बाद किस में चला देगा, वापस आपका रीजनिंग में चला देगा। तो ये सारा यहाँ पर पेपर मिक्स में मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपके यही रहेंगे जो चीज। अब ये बताओ एसएससी वाले ये चीजें नहीं पढ़ते गए, बैंक वाले पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट राजस्थान की जो तैयारी कर रहा होगा वो भी ये चीजें तो नॉर्मली पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। यहाँ पर इंडिया जी के आता है, करंट अफेयर का पोर्शन होता है, साइंस का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा रहता है। आज तक की जितनी एग्जाम हुई है उसमें साइंस के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, 10 से 15 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें देखा जाएगा तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके साइंस के मिलेंगे, 10 से 15 के लगभग, ठीक है। तो ये तुम्हें सीबीटी फर्स्ट। अब जैसे तुम सीबीटी फर्स्ट में शॉर्ट लिस्ट हुए, ठीक है, पास हो गए, पास होने के बाद तुम आ गए सीबीटी सेकंड में, तो वहां जितना गुणा 20 गुणा वो उनका क्राइटेरिया, उतना गुणा पास करके यहाँ पर आ जाएंगे सीबीटी 2 में। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सारे ऑनलाइन है। यहाँ पर वही पोर्शन है, कोई भी चेंज हुआ है तो बताओ। देखिए मैथ के क्वेश्चन, बस क्वेश्चनों का लेवल चेंज हो जाएगा। कितने क्वेश्चन है बताओ, 35। रीजनिंग में कितने हैं, 35। और जीए में कितने क्वेश्चन, 120। मिनट कितने बताओ, क्योंकि वहां पर सारे बैठे थे, उनमें से क्रीम क्रीम छांट ली उसने, इन क्रीम में से भी वो सिलेक्ट करेगा जो इस 90 मिनट में 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रख पाएगा। यानी 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, अटेम्प्ट कितने करने, एक्यूरेसी कितनी रहनी है। तो बताओ सीबीटी 2 हो गया कि नहीं हो गया। पहले वाले के केवल पासिंग मार्क्स है, यहां पर सीबीटी 2 के बाद जैसे तुम सीबीटी 2 में जितने मार्क्स लाते हो यहीं पर तुम्हारी मेरिट बनेगी, उस पर तो केवल और केवल तुम्हें क्या करना है, पास होना है सीबीटी फर्स्ट में। तो फिर ये बात करते हैं, इसके बाद आता है टाइपिंग टेस्ट। सबके नहीं है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग टेस्ट है, जो अभी मैंने 8-10 टाइप की जितनी वैकेंसी बताई थी, कुछ एक में टाइपिंग टेस्ट नहीं है, यो में खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट मांगेगा वहां पर। तो थर्ड स्टेज होगी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह करवा सकता है, या फिर साइको होता है कई जगह पर। फिर फोर्थ स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो अब तुम बताओ, 3 चीज पढ़नी है, मैथ, रीजनिंग और जीए। प्री में भी वही है और मेंस में भी वही है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा क्या आ जाएगा, बढ़कर आ जाएगा। अब 13 टाइप की वैकेंसी होती है, जिसको एक टॉप मोस्ट जो वैकेंसी मानी जाए ना, जिसके अंदर आराम की जॉब होती है, वो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, एनटीपीसी की मानी जाती है। क्योंकि इसमें आप कोई भी ऐसी जॉब बता दो, अभी मैंने जो डिसाइड करा था जिसके अंदर आपको पैदल चलना हो थोड़ा बहुत भी, सारी की सारी एक जगह बैठ के काम करने वाली थी कि नहीं थी। तो ये ऑफिशियल वर्क होते हैं सारे के सारे, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के अंदर। तो ये 4 स्टेज के अंदर आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, आपका पेपर वगैरह होगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसके बाद आगे, देखो ये होगी आपके वो कंडीशन कौन सी थी, आपकी एनटीपीसी की। अब हम बात करते हैं परसों जो कैलेंडर आया, जो नोटिफिकेशन आया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन, जिसका पुलिस में ही जाना है सपना, मेरे को सर पुलिस में ही जाना है, तो वही 4 साल बाद में वैकेंसी आई है। और इस बार तो चलो आ गई, लेकिन हर साल आने वाली है ये। तो ये चीजें तुम्हें अब डेली रूटीन में रखना चाहिए, चाहे वैकेंसी रहे चाहे ना रहे, क्योंकि अगर ये चीजें आप डेली प्रैक्टिस लगाते रहोगे तो 100% आप चीजों में कवर कर लोगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट जब भी तुम्हारा पहला पेपर होगा उसी के अंदर आप जॉब ले जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, यानी एसआई की 452 वैकेंसी है, कांस्टेबल की 4208, टोटल वैकेंसी तुम्हारे पास में 4660 है, ठीक है। अब इसके देखो फॉर्म भरने की जो डेट है, कौन अप्लाई कर सकता है, तो देखो फॉर्म चालू होंगे इसके 15 अप्रैल से 14 मई 2024 तक। अभी जो अप्रैल आएगा वहां से तुम्हारे फॉर्म चालू होंगे, 14 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अप्रैल से, ठीक है। कांस्टेबल के अंदर अगर देखा जाए तो 10th पास कोई रहेगा वो कांस्टेबल की अप्लाई कर सकता है। एसआई के अंदर क्या होगा, ग्रेजुएट लेवल वाला अप्लाई करेगा। यहां पर एज लिमिट रहेगी, पहले 25 हुआ करती थी, 3 बढ़ाकर के कितना बता दिया, 18 से 28। यहां 3 बढ़ाकर के 20 से कितना कर दिया, 28। प्लस इसमें एडिशनल जो एज का रिलीफ है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस को मिल गया, ओबीसी को मिलता है, जो जिनको मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पर मिलेगा, वो तो एडिशनल आगे है ही है, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। इसके फॉर्म भरे जाएंगे 15 अप्रैल से 14 मई तक। तो ये आप इसकी बात करते हैं, इसमें कौन कौन से, अब क्वेश्चन चेक करना तुम, रेलवे एक ऐसा जॉब है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम में चले जाओ, इसके अंदर
लगभग लगभग 80 से 90% सिलेक्शन तुम्हारा एक ही चीज पढ़ने से हो जाएगा। देखो यहाँ पर सिलेक्शन स्टेज की अगर बात करें तो वही सीबीटी फर्स्ट, 35 क्वेश्चन मैथ, 35 रीजनिंग और जीए कितना 50। बताओ मिनट कितने 90। इसमें केवल आरपीएफ में एक ही पेपर होता है आपका, केवल और केवल पेपर एक होगा। तो पहला पेपर आपने जितना स्कोर करा यहां से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन उसके बाद सेकंड स्टेज क्या, वो देखो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी जो आपकी हाइट वगैरह जो क्राइटेरिया वो भी चेक करा जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज आपकी कौन सी हो जाएगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो रनिंग होती है 1600 मीटर की वो दौड़ करवाएगा यहाँ पर। तो ये आरपीएफ की, क्योंकि पुलिस वाला डिफेंस वाला सेक्टर आ जाता है, तो यहाँ पर बाकी का पेपर यहाँ पर कितना रहेगा बताओ, एक। तो पहला पेपर वही के पैटर्न आपको मिल रहा है, मैथ रीजनिंग और जीए। यहाँ पर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद लास्ट स्टेप आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब लग गए तुम जॉब, है ना भाई, इतना ही है कि नहीं है भाई, एक पेपर पास करना है, सेम वही चीजें जो अभी तक तुम पढ़ रहे हो, बस कंटिन्यूसली पढ़ना, पेपर देना, डेली अपने मॉक लगाना, उस पर डिपेंड करता है तुम कितना लगाते हो। अरे लग जाओगे, इतना ही है। अब हम आते हैं, देखो इस बार के एएलपी की जिन्होंने फॉर्म भरे, या फिर जो एएलपी की असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी जिन्होंने फॉर्म भर दिए अच्छी बात है, अगर नहीं भर पाए जिन पे, ठीक है, तो इसकी पहले क्राइटेरिया भी देखना कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो सबसे पहले ये पहली स्टेज सीबीटी फर्स्ट, सेकंड स्टेज सीबीटी 2, थर्ड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड। यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो होगा साइकिल का, यानी साइकोलॉजी का। मतलब यहाँ पर ऐसे डायग्राम बना दिए जाते हैं कि एक मिनट के अंदर तुम्हें पहले डायग्राम बता देगा, 10 इधर लिखे 10 इधर डायग्राम दिखा देगा। 1 मिनट तक वो डायग्राम दिखेंगे आपको। आपको अपने दिमाग में पिक्चर सेट करनी है उस 20 डायग्राम की, ठीक है। फिर अगले मिनट उनको हटा देगा और अगले 1 मिनट में आंसर देने हैं। ये डायग्राम कितने नंबर पर था, ये डायग्राम कितने नंबर पर था। तो केवल और केवल यहाँ पर इतना ही चेक करना होता है। तो ये वो इसलिए क्योंकि आप इंस्टेंट अगर ट्रेन चलाते हो, क्योंकि यहाँ पर ये ड्राइवर ही तो है ट्रेन का, है ना, लोको पायलट जो बनेगा, तो ट्रेन चलाते हो तो सामने तुम्हारा इंस्टेंट क्या डिसीजन हो, तो इंस्टेंट डिसीजन के लिए तुम्हारा टेस्ट लेता है। एकदम इजी होता है, इतना कोई टफ नहीं होता, क्योंकि दिमाग तो ज्यादा लगाना ही नहीं है ना, बस पिक्चर ही सेट करनी है दिमाग में, वहां पर टिक लगाना है बस, कोई और ज्यादा कोई रूल एंड रेगुलेशन है नहीं। चौथी स्टेज हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद आपका फिफ्थ स्टेज हो जाएगी मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं, देखो सीबीटी फर्स्ट जो है, यहां पर आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। सीबीटी सेकंड जो है, इसके अंदर आप अब यहां पर जो सीबीटी फर्स्ट है, यहां 20 गुना, जो जितना गुना ले वो पास करने के लिए पास करेंगे, इतने गुणे पास कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज में इसका केवल और केवल पासिंग मार्क्स है, यहां कोई सिलेक्शन नहीं होना तुम्हारा, केवल पास हो गए, अगले स्टेज में पहुंच गए। सेकंड स्टेज के अंदर तुम्हारे पार्ट ए जो है 100 क्वेश्चन का होगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। पार्ट बी क्या है, यहां पर देखो फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है एएलपी में, 2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। या तो किसी की क्या करी हो आईटीआई वाले, या फिर क्या करा हो बताओ बीटेक वगैरह, जो बीटेक में भी कुछ केस है, जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, आपके कोई भी भाई बंधु है जो जिनको, खैर बीटेक वालों को तो वैसे ही पता होगा, लेकिन ये चीजें केवल 2 ही अप्लाई कर सकते हो, या तो आईटीआई या फिर आपके पास में क्या हो बीटेक हो। बीटेक में भी कुछ कंडीशन ही डाल रखी है, 2-4 टाइप की उसमें, ठीक है। तो ये पार्ट बी। अब पार्ट बी में केवल पासिंग मार्क्स होने जरूरी है यहाँ पर भाई, पासिंग है, नंबर बढ़ाने नहीं। सिलेक्शन तुम्हारा किससे होगा, पार्ट ए से ही होगा, वही मैथ रीजनिंग और जीके से। यहाँ केवल तुम्हें 35% नंबर लाने होते हैं 75 में से, और अगर आईटीआई करवा उसके लिए शायद 25% या 30% लाने होते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं इसके बाद, देखो मैथ में कितने क्वेश्चन है 20, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन है 25, साइंस में कितने क्वेश्चन 20, जीके में कितने क्वेश्चन 10। तो 75 पहली स्टेज का जो है, इसमें ये पोर्शन आता है। तो ये चीज तुम ये बताओ, शुरू से अभी तक पहली वैकेंसी से देख रहे थे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये कौन सा हो गया सेकंड स्टेज का पार्ट ए। तो चेक कर लो, चाहे जो सिलेक्शन का जो मेरिट बनेगी तुम्हारी वो इसी पर बनेगी, जीके, रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मतलब कौन सा, इस वाले में, तो अभी तो जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया ना, अच्छा उसमें जीके है, करंट अफेयर है। अरे सुनो तो बताऊं, लास्ट जो लोको पायलट हुई थी ना, उस लोको, हाँ उसमें था। अब देखो ये चीज उन्होंने हटा दिया अभी, जैसे उन्होंने बोला कि साहब जीके नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि अभी हम इसको इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते कि पहले हमने जीके पढ़ा है, मान लो, ठीक है। तो उस जीके को हम क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं रखेंगे नहीं दिमाग में, ऐसे हटा दोगे कि इंस्टेंट के साथ जीके को हटा दिया। लेकिन अगर वो क्वेश्चन डाल भी दे तो उसका कोई ऑब्जेक्शन उठा भी नहीं सकता, क्योंकि जीके तो जनरल नॉलेज की बात कर रहा होता है वो,
ठीक है। तो पर्टिकुलर ऐसे नहीं बोलेगा, वो जनरल जो अवेयरनेस की बात करता है, जनरल अवेयरनेस में आपके साइंस, इंजीनियरिंग और वो जीके का पोर्शन भी आएगा। तो वो चीजें हम इसलिए गौर करते हैं क्योंकि करंट अफेयर वाला पोर्शन तो डालेगा, और लास्ट वाले में भी क्वेश्चन जीके ज्यादा नहीं डाले थे, लेकिन डाले थे 7 से 8 क्वेश्चन डाले थे लास्ट जो लोको पायलट अगर आपने दिया हो तो 7-8 क्वेश्चन थे अप्रोक्स। कई शिफ्ट ज्यादा थी ना, तो शिफ्ट में कई शिफ्ट में ज्यादा डाल दिए, कई में कम डाल दिए। तो जितना ज्यादा शिफ्टों का वेरिएशन होता है वहां पर तुम्हारे पास में ये पोर्शन मिलेगा ही मिलेगा। अब इसके बाद चलते हैं पार्ट ए, जहां से तुम्हारा क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है। फिर आते हैं हम पार्ट सेकंड की अगर बात करी जाए, तो यहां पर चेक करो ट्रेड टेस्ट जो होगा, यहां पर तुम्हारा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का तुम चाहे पूरे में से पूरे लाओ तो भी तुम्हारा नंबर जुड़ेंगे नहीं इसके। केवल और केवल क्या चाहिए तुम्हें, पास मार्किंग की चाहिए। तो जितना क्राइटेरिया रहेगा वहां से आप तुम्हारी आईटीआई करी हुई है या फिर बीटेक करी हुई है, तो इलेक्ट्रिशियन है, कुछ फिटर होते हैं, वो अपने हिसाब से इनकी वो ट्रेड डिसाइड होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको पास कर लोगे। फिर हम बात करते हैं इसके बाद पार्ट बी के बाद, अब आते हैं हम थोड़ा सा टेक्नीशियन, जिसके फॉर्म चालू कब होंगे रे? अभी थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट आया था, अगर आप डेली अगर अखबार वगैरह पढ़ते हो तो ये फॉर्म चालू होंगे आपके 9 मार्च से 8 अप्रैल तक। अब इसमें देखो वैकेंसी कौन कौन सी है, कौन अप्लाई कर सकता है, 10th प्लस आईटीआई जिसकी करी हो, या फिर जिनके पास में पीसीएम हो उनकी भी अलग से पोस्ट है इसके अंदर। तो टेक्नीशियन में दोनों दो टाइप की वैकेंसी, आईटीआई कराओ वो, प्लस पीसीएम वाला जिसके पास पीसीएम हो वो भी क्या करेगा, अप्लाई कर सकता है। अब पीसीएम में चेक करना तुम आईटीआई के साथ में कि कितनी वैकेंसी पीसीएम वालों के लिए, अब डिपेंड, अभी तो डिटेल में नहीं आया, लेकिन शॉर्ट नोटिस जो है उसके रिगार्डिंग 1100 पोस्ट आपके पास में टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाली है। इसके अंदर 18 से 36 साल आपकी क्या रखी गई है, एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो है यहां पर 7900 वैकेंसी, 18 से 33 इनका क्या बोला है। अब इसमें कुछ तो आईटीआई वाली होंगी और कुछ क्या होंगी, यहाँ पर पीसीएम वालों की वैकेंसी होगी। तो जितनी वैकेंसी हो, तो जिनके लिए पीसीएम है उनके लिए यहाँ पर टेक्नीशियन, और जिनके पास आईटीआई वो तो कर ही लेंगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं अगला स्टेज। अभी कितनी स्टेज में यहाँ पर होगा, सेम वही कंडीशन है, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो फर्स्ट स्टेज में क्या आना है वो चेक करो, मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके। अटेम्प्ट कितने तुम्हारे 75, टाइम कितना 60 मिनट का। तो वही क्राइटेरिया है, पढ़ना वही है तुम्हें, ये सेम चीज। सेकेंड स्टेज का पार्ट ए, मैथ, तुम्हारे मैथ, रीजनिंग और साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहां कितने क्वेश्चन बताओ 100, और आपके पास में टाइम कितना 90 मिनट। तो कोई नई चीज नहीं पढ़नी, वो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं बस वो एक फॉर्म भरना है, अप्लाई करना। वो टेस्ट इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा साइंस का वेटेज यानी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि अदर एसएससी के एग्जाम है उसके अंदर साइंस का वेटेज कम रहता है, 2-3 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा तुम ध्यान रखना। फिर अगर हम बात करें तो टेक्नीशियन के फिर खुद की ट्रेड के अकॉर्डिंग, जो ट्रेड आईटीआई वालों के लिए उनके लिए तो, या फिर जो मैथ वाले हैं तो उनके भी मैथ के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा 75 क्वेश्चन, सीबीटी पार्ट 2, इसके अंदर पार्ट बी है, वो पार्ट ए था। सिलेक्शन तुम्हारा ऐसे होगा, यहाँ मिनिमम क्वालिफाई चाहिए आपको, इतने ही नंबर चाहिए पास होने के लिए, तुम ज्यादा बना लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जितने नंबर चाहिए मिनिमम पास होने के लिए उतने बना लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिलेक्शन तो पार्ट ऐसे ही होना है तुम्हारा। इसके बाद चलते हैं हम अगले स्टेज की तरफ। ये हो गया ग्रुप सी। तो ग्रुप सी का अभी शायद देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर तक कोई नोटिफिकेशन इसका आएगा, लेकिन कैलेंडर हर साल फिक्स किसी ना किसी, चाहे आए कितनी वैकेंसी, हर साल इनका कैलेंडर जारी होगा। तो एज लिमिट देखो यहाँ पर 18 से 33 साल, ओबीसी का जो क्राइटेरिया रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा 10th पास, यानी कोई भी 10th पास करा वो ग्रुप सी अप्लाई कर सकता है। अब ग्रुप सी में भी जैसे कुछ पोस्ट अच्छी है, कुछ पोस्ट आपको जो अपर लेवल की तैयारी करना चाहता है कि सर मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, तो वो अपर लेवल की तैयारी, क्योंकि एक लड़का था शायद बैंक की तैयारी कर रहा था पहले, उसका लास्ट वाली जो ग्रुप सी थी फॉर्म तो 2019 में शायद उसने अप्लाई करा था, 19 या 20 के अंदर, फिर उसने लास्ट बैंक की तैयारी करा था, बैंक की तैयारी करते करते उसका इस ग्रुप सी में हो गया। अब हो गया, वो ज्वाइन करा, अब उसको क्या मिला, गेट में नहीं मिला है, मतलब जो फाटक खोला, जो अभी जो सर बता रहे थे फाटक खोलना बंद करना, बोलता है सर सुबह से शाम तक 24 घंटे में से 2 कैंडिडेट हम 12-12 घंटे पर, एक ट्रेन मेरे वाले टाइम पर आती है, एक ट्रेन उस वाले टाइम पर आती है, 2 ही ट्रेन आती है ना। अब बाकी का टाइम पर क्या करेगा बताओ भाई, तुम ये बताओ क्या करेगा, बता। उसका एक ही काम है, वो केवल और केवल अपर लेवल की तैयारी करने के लिए उसको पैसे भी मिल रहे हैं, बैठा बैठा अपना पढ़ाई भी करता है, और जितनी वैकेंसी आती है वो अप्लाई भी कर लेगा। तो ऐसी वाली वैकेंसी जैसे कि चलो भाई मिडिल क्लास है तो एक गवर्नमेंट, क्योंकि देखो अभी फिलहाल तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो माइंड उस हिसाब से तुम्हारा वर्क करता नहीं होगा। अगर एक भी गवर्नमेंट जॉब तुम्हें ऐसी मिल गई जहां जैसे उस लड़के को मिली है, तो उस जॉब के रिगार्डिंग तुम ये सोचकर देखो, एक जॉब मिली तुम्हारा माइंड का प्रेशर हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा। प्रेशर हटते तुम्हारा दिमाग डबल काम करने लग जाएगा, है ना।
जैसे मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बने, क्योंकि दिमाग में, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये है ना कि कोई हम गांव भी जाते हैं, क्योंकि आजकल देखो बिना जॉब अगर आप गांव जाओ तो पता है कि 90% केस क्या होते हैं, रात को जाना, सुबह जल्दी उठकर आ जाना, है ना, अंधेरे में जाना और अंधेरे में ही वापस आ जाना। क्योंकि पता है कि हम अगर या शादी ब्याह में भी जाते हैं तो सब सुबह कोई जॉब लगा वो जाएगा तो सबसे पहले देखो गवर्नमेंट जॉब की क्या इज्जत रहती है। हाँ, पैसे पैसे की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इज्जत का मतलब ये होता है कि हम समाज में सामाजिक इंसान है, समाज में रहते हैं। और आपको एक जॉब, और एक चीज और, अगर कोई भी जॉब तुम लगो वहां पर कभी रुकना मत है। ऐसे नहीं कि तुम जितना पढ़े हो पढ़ने के बाद रुक गए, बस अब तो कॉपी किताब को मैं बेच दूंगा, है ना, वो चीज दिमाग में रखनी नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, इतनी मेहनत करिए, थोड़ी सी और अगर आगे तैयारी करोगे तो 100% कोई इससे बढ़िया जॉब, मतलब कि जॉब से भी अपर लेवल की जॉब आप लग सकते हो। आगे बात समझे। अब ये तुम्हारा एक ग्रुप सी का जो वैकेंसी का क्राइटेरिया है, यहां पर आपके पास में जो एक ही टेस्ट होगा इसके अंदर, केवल और केवल एक पेपर है। यहाँ मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके 100 नंबर का है और 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। सारे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, ऐसे डिवाइड नहीं होंगे कि आपके पहले मैथ के एक साथ आगे, जीके के एक साथ आगे। फिर इसके बाद ग्रुप सी में फिजिकल टेस्ट होता है, सबसे ईजी फिजिकल टेस्ट होता है। अगर ये पास नहीं करा तो क्या पास करा, अगर कोई एक ग्रुप सी में अगर जाता है तो, है ना। शायद 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, टाइम खूब मिलता है उसके अंदर, है ना। और ये फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका एक ग्रुप सी का पोर्शन था। रेलवे की इतनी ही वैकेंसी होती है नॉन टेक्निकल की अगर देखी जाए तो। टेक्निकल में कुछ एक पोस्टें अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर जितना मैंने क्राइटेरिया तुम्हें बताया है, और ये हर साल वैकेंसी है, इसलिए बता रहा हूँ। इस सेमिनार का भी मतलब ये था कि आपको थोड़ा सा ये पता चले भाई कौन सी में अगर वैकेंसी आती है तो क्या तो सिलेबस रहेगा उसका, कितनी का आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। सेम तुम्हारे क्राइटेरिया में तुम सारी चीजें पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, और पढ़ते ही हो तुम तो डेली, बस उसको अप्लाई करना, जॉब लगना। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पढ़ना, एक टेस्ट का मैंने बताया था कि तुम टेस्ट डेली दो तो कहीं भी दो चाहे, लेकिन टेस्ट के साथ उसकी कमियां ढूंढा करो। क्योंकि जिस लड़के ने, एक होता ना कि टेस्ट में अभी दिया मैंने, मान लो आपने 60% कोर्स कर लिया कहीं से पढ़ के, टेस्ट देने बैठे, टेस्ट देते ही पहली आदत क्या होती है तुम्हारे, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इतने में हम क्या सोचते हैं, अब के तो 40 है, अब कलम तो फोड़ दूंगा। 10 मिनट बाद में दूसरा पेपर और चालू कर लेते हो, जो भी ऑनलाइन मॉक कोई लगाता है। कि पहला मॉक लगाया, मॉक में तुम्हारे नंबर आए 40 100 में से, फिर तुम्हें पता है 30 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए, और 31 में मैंने गलतियां कर दी, छोटी मोटी मेरी गलतियां थी, अब की बार तो पक्का ही फोड़ दूंगा पेपर को। तो इंस्टेंट दूसरा पेपर ओपन कर लेता है भाई, 10 मिनट बाद में पानी पिया, दूसरा पेपर उसने ओपन कर लिया, दूसरे में 5-4 नंबर बढ़ गए, वही हालात। फिर सोचता है ये छोटी छोटी गलतियां होगी, फिर वो तीसरा। बहुत सारे लड़के ऐसे देखे गए हैं जो दिन के अंदर 5-5 पेपर लगाते, साहब मैं तो 5 पेपर लगाता हूँ, मेरा स्कोर ही नहीं सुधरता, 5 पेपर से स्कोर नहीं सुधरता। एक पेपर दो, उसका एनालिसिस तुम 5 घंटे 4 घंटे करो, 100% तुम अगला पेपर दोगे ना, तो उसमें जो तुमने गलतियां करी हैं, अगर वैसे कोई क्वेश्चन आगे दोबारा कभी गलत करोगे नहीं। तो सबसे पहला केस तो आदत को ये सुधारो कि जितना तुम अगर पेपर देते हो, पेपर एक ही रखो दिन में, चाहे उसको आप इस हिसाब से डिजाइन करो अपने लाइफ के अंदर कि एक पेपर का एनालिसिस, मतलब क्वेश्चन गलत हुआ तो किस वजह से हुआ, या फिर अगर कोई नया क्वेश्चन मिला तो एक बुक रखो, कॉपी अपनी नोटबुक रखो जिसमें नया क्वेश्चन तुम डाल दो। और ये ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, जो अगर इसको एक्सेप्ट कर लेगा इन चीजों को, 100% अगले 7 महीने में उसको खुद को पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल पर हूं आज और आज किस लेवल पर था। तो ये 5-5 6-6 4-4 3-3 पेपर देने वाला जो केस होता है ना, कोई भी अगर 60-70% जिसका कोर्स हो चुका है वो देना चाहे तो वो मत दिया करो। आदत को ये बनाओ कि मेरे को केवल एक पेपर देना, उसका एनालिसिस करना। क्योंकि देखो सीधा सा केस है कि हम जैसे मिडिल क्लास से आप जितने कैंडिडेट हो, खेती वाले कौन कौन है जिनके घर में खेती बाड़ी होती है, घर में होती है। अब एक बात बताओ, जैसे सर बोल रहे थे कि नवलगढ़ रोड वगैरह पे ऐसे घूमना, इधर अपने आप को बांट लिया जाता है ना, खेती बाड़ी के लिए इसलिए बोल रहा हूं मैं। सोचकर देखो, हम घर वाले, हमें कई बार, बहुत बार नोटिस करा गया कि कहाँ पर हो, तो लड़का ग्रुप से उठ के साइड में चला जाता है कि सर मैं तो पढ़ रहा हूँ। फिर वो थोड़ी देर बाद में क्यों उठ के गया साइड में जहाँ आवाज नहीं आ रही थी किसी की, फिर घर वाले बोले सही में छोरा पढ़ रहा, आवाज नहीं आ रही किसी की, ठीक है, वो तो इतना सही केस है। फिर दोबारा फोन आता है कभी कभार, तो फिर वो वापस कहीं मिड में से उठ के निकलता है साइड में थोड़ा सा, और फोन आ गया, फिर बोलेगा कि साहब मैं तो क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। अब वो, उनको उससे मतलब नहीं है तुम कितना पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन मान के चलो वही खेती बाड़ी करते हैं, घर खेत में जाए, अपने गार्जियन जो है, ठीक है, वो खेत में जाए और वापस शाम को आए, ऐसे बैठ के आ जाए कि काम करना ही नहीं है मेरे को। फिर उनको क्या हम फोन करके पूछते हैं क्या कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अगर हम, मतलब वो ऐसे ही जैसे अपन नॉर्मली लगभग लगभग पता है सबको, मैं खुद को पता होता है कि तुम कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, सबको अपना खुद को पता है कि हाँ मेरे में कमी क्या है।
लेकिन सोचो वो खेती बाड़ी करने वाला इंसान अगर जाए खेत में ऐसे के ऐसे शाम को आ जाए और 1 महीने तक ऐसा ही चले, क्या वो फसल उगेगी क्या? कभी उगेगी? अरे जब वो गार्जियन आपके हैं जो भी हैं, अगर वो गार्जियन ही आपको अगर मतलब कि पूरा ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना ही है, वो भी रूम में बैठ के फैसिलिटी हम उसी हिसाब से मांगते हैं। हॉस्टल चाहिए, खाना हमसे बनेगा नहीं, है ना? तो एक जितना अगर तुम क्राइटेरिया डिसाइड करो कि मेरे को ईमानदारी दिखानी है। और एक चीज और, एक होता है ना, कई बार बहुत सार मैं क्लास में बोलता हूँ कि लगभग लगभग होता है कि साहब मैं अब की बार तो जॉब लग के ही जाऊंगा यहाँ से। बहुत सारे ऐसे के लड़के होते हैं मार्केट में, जैसे आपको देखेंगे, हाँ वो शुरू में अब की बार घर पे सुना दिया ढंग से उनको कि कोई भी आ रहा होता है कि गार्जियन आ गया, फिर बोले कि साहब पढ़ क्यों नहीं रहा? तो पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं तो नंबर नहीं आता, हमें तो रिजल्ट चाहिए। फिर वो गाँव से वापस आएगा, अपने कमरे में बैठेगा, शुरू में बैठेगा कि मैं अब की बार जॉब लेकर ही जाऊंगा साल भर बाद में। फिर वो 1 साल में शुरू में तो सही पढ़ता 10 दिन, तो फिर 11वें दिन उसको लगता है 10 दिन में मैंने जी के इतना पढ़ लिया, अरे ये तो इतना सा ईजी है, पढ़ लेंगे बाद में। फिर उसका रूटीन चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे रूटीन चेंज होगा उसको क्या लगेगा पता है? उसको क्या लगेगा पता है? ये इसलिए बता रहा हूँ, सुनना, आप में से भी बहुत सारे कई होंगे जो ऐसे प्रण लेके आए कि साहब मैं तो 100% जॉब लग के निकलूंगा यहाँ से। तो 1 साल तक घर जाते नहीं है, 1 साल घर नहीं जाते फिर जॉब लगते नहीं है। क्योंकि हमें दिक्कत क्या है, हम घर पर अगर जाते हो तो आप ये कोशिश करो कि हर 1 डेढ़ महीने में एक बार आपका घर का दौरा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? हमारी एक्चुअलिटी क्या है ना? हम यहाँ के चकाचौंध में वो सपना लेके आए थे, 1 साल में पागल हो गए यहाँ पर कि पता नहीं क्या है, कहाँ पर आ गए। हम 1 साल बाद में जाएंगे, घर वाले भी सोचते हैं कि ठीक है छोरा 1 साल बाद ही आएगा, पढ़ के जो जॉब लग के आएगा। फिर वहां पर 1 डेढ़ महीने से अगर तुम जाते हो ना घर पर, तो अपने आप चार्ज हो जाए क्या होगे? जो हमारे घर की सिचुएशन हमें ही को पता है, वो किसी दूसरा नहीं बताएगा तुम्हें। तो तुम्हें खुद को पता है कि किस लेवल पे हम हैं और हमें उनको सुधार कर किस लेवल तक जाके जाना है। तो पहली केस तो ये कि तुम आदत बनाओ कि बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि आजकल के दौर में देखो वैकेंसी होता ना, पहले तो क्या होता था कि वैकेंसी कम ज्यादा आती थी, उस पर लड़ाई होती थी। आज पहले लड़ाई किसकी होती है कि वैकेंसी आए, है ना? तो जिस वैकेंसी अगर आ गई और उसमें तुमने फॉर्म भर दिया, तो सबसे पहले तुम खुशकिस्मत तो इसलिए हो कि तुमने टाइम पर उसमें फॉर्म भर दिया, तुम एग्जाम में बैठने लायक हो गए। अब सोचो तुम्हें बोला जाए 6 महीने बाद में कोई वैकेंसी है ही नहीं और 5 साल बाद पंचवर्षीय योजना लगेगी, तो तुम उसको 6 महीने तक उसको किस हिसाब से पढ़ोगे? इसी हिसाब से पढ़ोगे कि या तो मैं इसमें जॉब लगा, नहीं तो फिर मेरा करियर खत्म है, फिर मेरे को कहीं स्विच करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो आदत ये बनाओ कि बिना टाइम वेस्ट करे जो चीजें आपको अब डिसीजन जैसे खुद को लेना है कि पढ़ना, यानी जीके पढ़ना हर जगह पर काम आएगा, मैथ पढ़नी हर जगह पर काम आएगी, रीजनिंग पढ़नी हर जगह पर काम आएगी, इंग्लिश पढ़नी, जैसे रेलवे में इंग्लिश का पोर्शन अभी कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर सीजीएल का कोई कैंडिडेट है वो इंग्लिश में पढ़ना अपनी जॉब चाहता है, तो इंग्लिश के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी वैकेंसी होती है, वो इंग्लिश के साथ में कर लेगा। तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। और सिलेक्शन देखो खुद को ही लेना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ईमानदारी खुद के लिए बरतो, और हमेशा एक दिन रखो कि पर डे के अंदर एक तुम्हारा कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कि किसी भी टॉपिक का रहे, किसी भी बुक का। ऐसे रखो कि मैं एक दिन में एक कंसेप्ट मेरा ऐसा तैयार हो कि वो क्वेश्चन अगर कभी जिंदगी में आ जाए मेरे सामने तो वो मेरा कभी गलत ना हो, चाहे वो किसी भी पोर्शन का रहे, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, रीजनिंग, कोई सा भी रहे। दिन का एक रखते हो ना तो अपने आप आदत बढ़ती जाती है आपकी। और फालतू में होता है ना कि टाइम वेस्ट करने वाला केस, वो कम करा करो। क्योंकि देखो जॉब आजकल की इस सिचुएशन के अंदर, कब वही बात है कि मोदी जी कब ऐसे बोलते हैं जैसे नोटबंदी की तरह कि साफ वैकेंसियां बंद है ना? तो वो डिपेंड करता है कि फॉर्म भरा, और चेक करो दिल्ली पुलिस में लाखों लोग देते हैं। एक तुम्हारे कईयों के दिमाग में होता है ना, कई बार लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां बैठते हैं तो लगता है कि ओ छोरो, तो कोई बताओ, कोई पड़ोसी बोलता है ओ छोरो 6 महीना से लगातार 12 घंटा पढ़ रहे हैं, या 8 महीने से बराबर 12 घंटे पढ़ रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ऐसे बस किताब उठा के उसको रीडिंग करना रीडिंग करना रीडिंग करना, उसी से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है? वो जब तक तुम उस कंसेप्ट के मोक नहीं लगाओगे, टेस्ट नहीं दोगे, तब तक हमें खुद का पता ही नहीं चलेगा ना हम कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। तो कम पढ़ो चाहे, लेकिन मोक जरूर लगाओ, हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। और जब भी टेस्ट यहाँ होते हैं उस टेस्ट को कभी मिस मत करना। बस आज उसका एक तरीका मैंने बता दिया कि खुद का नाम नहीं देना, कोई भी नंबर डाल दो उसके अंदर, रिजल्ट तो उसी नंबर से आएगा कि नहीं आएगा। आगे बात सुन, अब हम बात करते हैं। देखो एक कैंडिडेट है जो आपको बताया था किसमें, आर्मी क्लर्क बना है, दिल्ली पुलिस का कैंडिडेट था। लगातार 2-3 वैकेंसी उसने दिल्ली पुलिस की दी, उसके बाद जीडी की दी, और फिर उसके अंदर सेम क्राइटेरिया के अंदर अगर देखा जाए तो वो क्या हुआ है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश उसमें भी आती है और इसमें भी आती है, तो आर्मी में क्लर्क बनाया। वो भी कौन सी, अग्निवीर नहीं, परमानेंट वाली। उसमें 2 होती है, एक तो अग्निवीर है और एक परमानेंट है।
तो परमानेंट वाली जो आर्मी क्लर्क है वो भी आप उसी से पूछ लेना, जो कुछ चीज़ें हैं वो सारी अपने आप ही डिसाइड कर देगा। बाकी का आपको आरपीजी बताएं। तो होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए। होने थे जितने खेल मुकद्दर के हो गए, हम टूटी नाव लेकर समंदर के हो गए, कि खुशबू हमारे हाथ को छूकर निकल गई, हम फूल सबको बांटकर पत्थर के हो गए। अब इस शायरी का सेंस समझोगे तो ये मान लो कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं है। अपनी हालातों को छोड़कर पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। और जो भी हालात है, जो भी आपके 10th में 12th में नंबर है, कम है ज़्यादा है, मेरिट में आए हुए हो या ग्रेस लगा हुआ है, सबको दरकिनार करो। क्योंकि अगर यहाँ लिख दिया कि 12वीं पास है, तो उसने ये नहीं लिखा कि आपके कितने नंबर होने चाहिए क्वालिफिकेशन में। जो भी हालात है, टूटी नाव है, उसको लेकर समंदर के हो जाओ, सरस्वती के हो जाओ। अपने को समर्पित करना पड़ेगा खुद को, तब जाके काम बनेगा। क्लियर हो गया? फिर जब आप लोग समर्पित हो जाओगे, फिर भी आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और डिसिप्लिन को तोड़ने के लिए, मोटिवेशन को डिमोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें मिलेंगी, और उन सबको भी हटाकर आप लोगों को खुद को लगा देना है पढ़ाई पे। क्लियर हो गया? फिर इतना कर लेने के बाद में जब आपका टारगेट सेट हो जाएगा, जब आपका टारगेट सेट हो जाएगा, फिर मैं एक शायरी सुनाता हूं कि दरिया के उस पार अगर जुगनू दिखाई दे। दरिया से मतलब है, जैसे आप लोगों का टारगेट है, आप लोग यहां हो, बीच में बहुत सारे व्यवधान है, और इधर आपकी सक्सेस है, नौकरी है। तो अगर दरिया के उस पार कोई जुगनू दिखाई दे, तो फिर क्यों किसी को दरिया दिखाई दे? समझो, दरिया के उस पार कोई जुगनू दिखाई दे, तो क्यों किसी को दरिया दिखाई दे। मतलब अगर आपका टारगेट सेट है ना, तो बीच में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी व्यवधान है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। और जिसका टारगेट डिसाइड है और जिसका गोल अगर क्लियर है, उसको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में। ठीक है? अब मैं सूरज सर को आमंत्रित करता हूं, और 2 शब्द सूरज सर भी आपको बोलो। आप में से ज्यादातर बच्चों का पाला मुझसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है, उसने रेलवे को अभी थोड़ा अपने से दूर रखा है, या फिर मैं कहूँ रेलवे ने अंग्रेजी को अपने आप से दूर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अंग्रेजी की नहीं, इंग्लिश की नहीं, बात जनरल बातें कर सकते हैं, सामान्य बातें कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें तो आपको बता ही चुके हैं सर, हर तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या क्या करके, है ना। कभी शायरियाँ सुना के भी मोटिवेट करते हैं, क्लास के अंदर जोक सुना के, और कभी गाने सुना के, है ना। लेकिन आपको डिमोटिवेट होने के लिए मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को जरूरत पड़ती है, आप खुद तैयार बैठे रहते हो। है ना। जैसे ही आप रास्ते पे निकलते हो, घर जाना है, लेकिन बस घर की जगह पर आपको पता नहीं क्या नजर आता है, और आप हो जाते हो इधर चला मैं उधर चला। बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ के अंदर। लेकिन देखो, मैं सब सिंपल सा इतना ही कहूंगा, जॉब लगना यकीनन एक किस्मत की बात है, मेहनत तो जरूरी है, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं। फिर भी हम बहुत बार कहते हैं ना कि किस्मत का भी साथ कभी कभी चाहिए। कभी हम बहुत मेहनत करते तो मेरिट भी उतनी ऊपर चल जाती है ना, फिर हम 2 नंबर से रह जाते हैं। कभी मेहनत नहीं की, फिर भी एग्जाम देके तो भी उसी एक आधे नंबर से रह गए, फिर सोचते अफसोस करते यार इस बार मेहनत कर लेते तो लग जाते ना। किस्मत की बात तो यकीनन है, जॉब लगना किस्मत की बात है, मगर मेरे यार तू कोशिश ना करे ये तो गलत बात है ना। तो सबसे पहले आपको, हाँ, कोशिश करना तो जरूरी है ना। अब यहां पर पार्ट आता है, एक है एक्चुअल में कोशिश करना, और एक कोशिश करने का दिखावा करना, है ना। बहुत से लोगों को आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, कि आप वैसे तो इंस्टाग्राम ही देखते हो, हाँ, कुछ लोगों को तो आप सर्च करके भी देखते हो। है ना, कि स्पेसिफिक, हाँ इस टाइम पर ये वीडियो ठीक रहेंगे, हाँ, ठीक है। तो वहां पर आपने कुछ ऐसे रील्स देखे होंगे, कुछ आते हैं ना वो शक्तिमान बन के, वो मेट्रो ट्रेन को धक्का लगा रहे होते हैं, चल 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 धक्का। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोशिश करने का केवल दिखावा करते हैं, है ना। आप अपने आप को जवाब दो कि क्या आप वाकई में जॉब लगना चाहते हो। उस तरह की बात मैं बहुत बार पूछ लेता हूँ बच्चों से कि क्या आप जॉब लगना चाहते हो, है ना, क्या आप जॉब लगना चाहते हो।
ये मुझे ना कह के खुद को कहिए, है ना, मुझे ना कह के खुद को कहिए कि क्या आप जॉब लगना चाहते हो। अगर आप जॉब लगना चाहते हो, आपका जवाब खुद के लिए हाँ है, तो फिर आप उसके लिए कर क्या रहे हो ये अब खुद को बताओ। आपको पता है जॉब लगने के लिए मुझे ये करना है, क्या आप वो कर रहे हो? आप नहीं कर रहे हो तो मतलब नहीं चाहते हो, कह तो रहे हो कि हाँ मुझे जॉब लगना है, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो आप जानते हुए भी नहीं कर रहे हो, तो ये एक तरह से आप खुद को ही बस झूठा दिखावा कर रहे हो कि हाँ आप कोशिश कर रहे हो, है ना। देखो एक बार मैं आपसे ये कहूँ, एक किस्सा छोटा सा पता होगा आपको कि महाभारत के काल की जब हम बात करते हैं तो दो तगड़े धनुर्धर, है ना, धनुधारी, पहला, अरे नहीं करण अर्जुन ना, थोड़ा सा बॉलीवुड से बाहर आओ। एक था आपके पास में गुरु द्रोणाचार्य के दो शिष्य, अर्जुन और एकलव्य, ठीक है। तो एकलव्य हमेशा चाहते थे कि अर्जुन से बेहतर कोई ना हो, तो गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया गया, पता है आपको, है ना, ताकि अर्जुन नंबर 1 आ सके, अर्जुन से बेहतर कोई ना हो सके। लेकिन यही अंगूठा अगर आज आप लोगों से मांग लिया जाए तो शायद ये आपके भले के लिए होगा, आप नंबर 1 बनोगे, क्योंकि इसी से तो सारे दिन कच्चा बादाम कच्चा, यही तो चलता है, सारे दिन स्वाइप करते रहते हो आप, तो आपको ये अंगूठा एक बार के लिए, है ना, इन सब चीजों से बाहर निकालना है। तो बहुत सारी बातें होंगी, और अभी है क्या सर, आपसे डायरेक्टर सर भी मिलेंगे, है ना, आपसे वो भी बातचीत करेंगे। मैं बस इतना कहूँगा, मोटिवेट होने के लिए आपको टाइम टाइम पे बहुत सी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशनल जो मोटिवेशन है, जो आप अपनी खुद की सिचुएशन से जो मोटिवेशन ले सकते हो, उससे बेहतर कुछ नहीं है ना। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जब यहाँ से आप चिलचिलाती धूप में घर जाओगे, अभी तो हो सकता है धूप थोड़ी आपको अच्छी लगती है, लेकिन कुछ दिन बाद में गर्मियों में जब आप घर जाओगे, तब आप रास्ते पे बहुत से जगह पे काम चलता हुआ देखोगे ना, बिल्डिंग्स बन रही होंगी, तो वहां पर आपको मोटिवेशन नजर आना चाहिए। इनकेस जॉब नहीं लगे तो ये काम है, मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ उस काम को, लेकिन हो सकता है उनके पास उस वक्त चॉइस नहीं थी कि वो पढ़ के कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकें या लग सकें, आपके पास चॉइस है। तो क्या आप उस गर्मी के अंदर उन सीढ़ियों को चढ़ चढ़ करके और सर के ऊपर 25-30 किलो वजन लेकर के आप कितने चक्कर लगाओगे? वो भी मेहनत का ही काम है खैर, लेकिन अगेन डिपेंड आपको आप पे करता है कि आप कौन सा चूज करते हो। लाइफ को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है, 6 महीने और 60 साल, फिर से वही बात कर रहा हूं मैं, 6 महीने और 60 साल, और जिंदगी में केवल 2 काम आपको करने हैं। एक काम आप 6 महीने के लिए करेंगे तो बचा हुआ काम अपने आप 60 साल के लिए होगा, ठीक है। तो 2 हिस्से, 6 महीने और 60 साल, 2 काम। अगर आपने एक काम 6 महीने के लिए किया, बचा हुआ काम अपने आप 60 साल के लिए आ जाएगा। तो काम है 2 आपके पास, एक है एंजॉय करना और दूसरा है मेहनत करना। क्या करना चाहते हो 6 महीने और 60 साल में? 6 महीने में क्या करना चाहोगे? मेहनत, ताकि 60 साल सुधर जाएं। लेकिन अगर आप 6 महीने एंजॉय करना चाहते हो तो 60 साल में क्या बचेगा? अपने आप सिर्फ स्ट्रगल। पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना है तो ये 6 महीने मजे लेके बिताओ, और अगर पूरी जिंदगी मजे लेने हैं तो ये 6 महीने सिर्फ मेहनत करके बिताओ, ठीक है। मिलते हैं अपनी किसी क्लास में, सी यू। और अब प्रयास के मैक्सिमस के चमकते सितारे अंतेश गढ़वाल का सर ने बताया कि आर्मी में क्लर्क पर सिलेक्शन हुआ। भी पूछे कि किस में सिलेक्शन हुआ, तो क्लर्क कोई नहीं बोलेगा, आर्मी में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि भारत का एक तरीके से लोगो है आर्मी। और एक बात याद रखना, इंडिया में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाली कंपनी या संगठन है आर्मी। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है रेलवे। और अंतेश गढ़वाल स्टेज पे आए और डायरेक्टर सर महिपाल सर और संतोष यादव सर दोनों के द्वारा सम्मानित हो। अंतेश गढ़वाल, जोरदार स्वागत करो अंतेश। अंतेश गढ़वाल का मोमेंटो देकर स्वागत किया जा रहा है।
इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ है, इसका भी जोरदार तरीके से स्वागत करें। अब मैं चाहता हूं कि दो शब्द महिपाल जी और संतोष यादव सर भी बच्चों से कहे। आज के इस सेमिनार व सम्मान समारोह के आयोजन टीम और साथ ही अभी सम्मानित दोनों सफल प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उज्जवल भविष्य की। और देखिए, इस तरह के कार्यक्रम भले ही छोटे हों, लेकिन ये एक तरह का एक सफल व्यक्ति को हम देखते हैं या उसको सुनते हैं तो वैसा ही कुछ करने की या बनने की ललक अपने मन में पैदा होती है। ये ललक या इच्छा आगे चल के जुनून में बदलती है और जुनून व्यक्ति को सफलता के अंजाम तक ले जाता है। ये बहुत अच्छी एक पहल, ये शुरुआत है। आपने सबको सुना और साथ में मोटिवेशन रूप में आपके गुरुजन जो आपको बातें बता रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है एक प्रतियोगी के लिए, वो क्या होता है कि शुरुआत तो सभी करते हैं, लेकिन यहां आकर माहौल में ढल जाते हैं। और माहौल में ढलना तो अच्छी बात है, लेकिन न कि पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव ज्यादा, जैसे बाहर खड़े होकर बातें करने लगे, अनावश्यक एनी टाइम मोबाइल में बिजी रहना, ये चीजें आपको थोड़ा पढ़ाई से दूर कर देती हैं। मोबाइल चलाना कोई गलत बात नहीं है, हंसी मजाक करना गलत बात नहीं है, बाहर खड़े होना भी गलत बात नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन उसका समय सही होना चाहिए। तो पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, बाकी आप कितने मजाक मस्ती मूवी कुछ भी करें, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई, तब तो सब चीजें जायज हैं। और वरना फिर इतनी मेहनत करना इस आज के इस महंगाई के युग में, इस बेरोजगारी के दौर में, जब घर से इतनी दूर बैठे हैं, घर वालों की बड़ी अपेक्षाएं आपसे, और आप यूं सामान्य तरीके से तैयारी करें। सामान्य करने से कुछ नहीं मिलेगा। साधारण से असाधारण तक का जो सफर है, उसके लिए बहुत आपको त्याग, परिश्रम, तपस्या करनी होगी। तब जाके जो भी तालियां बज रही थी जिनके लिए, वही तालियां, वही सम्मान, वही शोहरत आपको मिलेगी। बट उसके पीछे एक बड़ा परिश्रम होता है, उसका सफर आपको तय करना। बाकी पूरा जीवन सुहाना होगा, सुखद होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत पॉजिटिवली इन बातें जो सुनी आपने उनको फॉलो करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे, अपने घर वालों के सपनों को, और अपने आप को और आपके पीछे जो छोटे बड़े हैं उनको भी आप खुशियां देंगे। आज भी देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है, कोई दोहरा नहीं, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम है। बस एक ही बात सुन लो, भीड़ बहुत ज्यादा है, अवसर कम है, लेकिन पढ़ने वाले फिर भी कम है। इट मीन्स जो पढ़ते हैं उनका 100% चयन होता है, 100%। अपने आसपास क्लासों में देख लो, टीचर पढ़ाता रहता है, लड़के बातें कर रहे हैं, बाहर खड़े मोबाइल चला रहे हैं, क्योंकि पढ़ने वाले है नहीं, सीटिंग है ही नहीं। तो जो सीटिंग देगा, चाहे भले आप एवरेज हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक फिक्स सा पैटर्न है कंपटीशन में, कोई आप पहले ज्यादा इंटेलिजेंट थे या कमजोर थे, इससे खास फर्क नहीं पड़ता है। इस समय आप कितना कर रहे हैं, सारा फर्क उसका पड़ता है। क्लास के मैटर को आप सेम डे घर जाके पढ़ें, पुराने पेपरों को पढ़ें, जो टेस्ट होता है उसका सिलेबस का रिवीजन करें। इस तरह से आप अपने समय को घर जाके थोड़ा टाइम टेबल में ढालेंगे। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी। कोई आपका शॉर्टकट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है सफलता का। सिंपल सा फंडा है, काम के प्रति नियमितता, चाहे क्लास हो चाहे टेस्ट, सिंगल डे टेस्ट मिस नहीं करें, क्लास नियमित लें 5 या 6 घंटे। घर जाके क्लास में कोई चीज हमेशा समझ में आती है, वो स्थायी नहीं होती, उसको सेम डे घर जाके पढ़े। 1 घंटे के मैटर को पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं। मैथ्स वगैरह में तो फिर भी थोड़ा टाइम लग सकता है निकालने, बाकी जैसे कोई हिस्ट्री है, कोई जनरल साइंस है, कुछ और है, इंग्लिश वगैरह को पढ़ सकते हो। पुराने पेपर जितने ज्यादा निकालेंगे उतना ही आपकी पकड़ होती जाएगी, क्योंकि आपने सुना है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, स्टिल यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपने क्लास के मैटर को सेम डे जाके पढ़ लिया, पुराने पेपरों का पढ़ लिया। अब जिसका 3-4 महीने से हो जाता है सिलेबस, तो पुराने टॉपिक जो समय के साथ हम भूल जाते हैं, उस टेस्ट के बहाने उनका रिवीजन करते रहें। इस तरह से आप कितना आप क्लास के मैटर को आप टाइम देंगे, अखबार देंगे, पुराने पेपर पढ़ेंगे, रिवीजन पढ़ेंगे, तो टाइम को बांट लेंगे ना, तब टाइम पड़ेगा कम। और यूँ कोई एम नहीं है बस आगे उठा करके जब से गाँव से ले गए कोई ब्याह शादी, तो ये तो सब होंगी ब्याह शादियाँ, लेकिन ये अवसर एक ही बार मिलेगा। थोड़ा गंभीर होकर तैयारी करें। अभी इतने कोई ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं आप, परिवार में आपका क्या पायदान है, और उम्र के हिसाब से कुछ लड़के बहुत अच्छा करते भी हैं, तो उनको तो इतनी समझ कहाँ से, आप में इतनी लापरवाही कहाँ से आई। तो सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। अब सोचिए कि हम सोचते नहीं है, सोचते हैं तो फालतू बातें सोचते हैं, दुर्भाग्य की बात ये। तो प्लीज थोड़ा सोचें,
पॉजिटिवली सोचें आज घर जाके कि मुझे सीकर में अब तक कितना महीना हो गया है, अब तक मेरा क्लास में अचीवमेंट क्या है, मैंने कितना गेन किया है, क्या इस स्पीड से मेरा कितना सिलेबस हो गया, कितना होना बाकी है। और एक बार यदि सिलेबस हो भी जाए तो उससे कोई भला नहीं होता है। सिलेक्शन 2 रिवीजन सेल्फ मांगता है, सेल्फ, और लगातार अभ्यास टेस्ट के रूप में। आप ये सब सोचेंगे तो नजर आएगा। देखिए मोटिवेशन सबके खुद के भीतर ही है। मेरी बात का 2 मिनट आपके असर हो सकता है, लेकिन आप जब खुद सोचेंगे मैं कि मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा, ये सोच लेंगे ना, फिर फालतू बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। कोचिंग ज्वाइन की शायद 1.5-2 महीना जिनको कब निकला पता ही नहीं चला, ऐसी टाइम आगे निकल जाएगा। तो बाहर गपशप करने के लिए इतना नहीं है, एक दिन तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आज आप बाहर खड़े के टाइम पास कर रहे हैं, अभी देखते हैं, आप देखो उस ओल्ड से न्यू तक जगह जगह लड़के खड़े रहते हैं, जगह दुकान में बैठे मोबाइल चला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। यार ये करने थोड़े हैं यार। अपने घर वालों की पीठ के पीछे आप कितना बड़ा गलत कर रहे हैं। आज जो नहीं कर रहा, आप जो 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, अगले दिन उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। एक दिन किसी स्कूल में, किसी कोई फैक्ट्री में, कहीं खेत में करना ही पड़ेगा। तो कम से कम सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में। आप कोशिश पूरी ईमानदारी से करता कि अपने आप को ये कह सके मैंने पूरी कोशिश की। हाँ, एक खुशी हुई मुझे कि आपकी हर स्लाइड में रीजनिंग लिखा मिला मेरे को, तो मुझे लगा चलो आज नहीं तो कभी तो बारी आएगी, लेकिन सारी चीजें बता दी गई हैं। देखो मेरा बताना कोई इसमें अलग से नहीं होगा, आप सभी समझदार हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं सभी। मैं इतना सा कुछ ज़्यादा समय नहीं लेकर 2-3 बातें आप तक कह सकता हूँ कि अब्राहम लिंकन ने एक बात कही कि अगर आप मुझे 6 घंटे पेड़ काटने के लिए देते हैं तो मैं 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो मतलब यह है कि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उससे पहले आपकी कार्य योजना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, किस दिशा में करना है, क्या तरीका होगा, वो सारा आपने सुना राजेंद्र जी के शब्दों के माध्यम से। आरपी सर ने बहुत सी बातें बताई, तो उस अकॉर्डिंग चलिए, उन चीज़ों को समझिए। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की करना चाहते हैं, पर जिस राह पर चल रहे हो उसका रास्ता अच्छे से पता हो। आप निकल पड़े हैं और बाद में आधे रास्ते जाके आप गूगल मैप ढूंढते हैं कि अब मेरे को जाना कहाँ है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बदल सकती हैं। लेकिन घर पे चलने से पहले ही आप मैप में जाकर देख लेते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो आपका समय भी बचता है, आप जल्दी भी पहुंच सकते हैं और भटकाव भी नहीं हो सकता। तो बात यह है कि जिंदगी में भटकाव बहुत ज़्यादा है, आसपास घटनाएं बहुत घटित हैं, सभी ने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो वो नहीं है कि मैं भी बाद में वापस वही चीज़ें आपको कहूँ कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो बात इतनी है कि मैं 2 शब्द में कहूँ कि मुक्तसर सी जिंदगी के अजीब फसाने हैं, तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। तो आपको रहना तो यहीं पड़ेगा, इस रोड पे भी रहना पड़ेगा, घर में भी रहना पड़ेगा, सीकर में भी रहना पड़ेगा, समाज से भी मिलना पड़ेगा। लेकिन जहां जहां से आप बच सकते हैं उन चीज़ों से बचिए, जिंदगी को एक दिशा में निश्चित राह पे लेके जाइए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपने लिए कुछ करो, अपनों के लिए कामयाब बनो, उनके लिए कामयाब बनो कि आपके घर परिवार में वो कह सके कि मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। देखो पैसा कमाना कुछ मुश्किल नहीं है जिंदगी में। आप देखोगे पैसा कमाना आसान है, लेकिन इज्जत के साथ पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। तो पैसा आप आज भी कमा सकते हो चलते ही, कहीं से भी ले सकते हो, किसी से मार कुटाई करके भी लाख रुपए ले सकते हो, लेकिन वो रेपुटेशन जो आपको दे सकती है वो एक नौकरी दे सकती है। आपके माँ बाप किसी से कह सकें कि ये मेरा बेटा है, ये इस पोस्ट पर है, ये इस वर्दी में मेरे पास आया है, तो उनको एक गर्व महसूस होगा, आपके रिश्तेदारों को गर्व महसूस होगा। तो वो इज्जत के साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो एक सरकारी नौकरी ही कर सकती है। तो उस चीज़ को करिए, उस समझदारी के साथ चलिए। बाकी बातें बहुत सीखी आपने अच्छे से, तो आप बैठे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप आने वाले सभी एग्जाम में कामयाब होंगे, अच्छी तरह उन चीज़ों को करेंगे। आपको आने वाली लाइफ में आप सभी अगली जीवन के पड़ाव में जाएंगे, तो आपको अपने बच्चों के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े कि देख वो आईएएस बना है, तेरे को भी आईएएस बनाऊंगा। आपको खुद एक एग्जाम्पल सेट करिए कि मैं नौकरी लगा हूं, मैंने संघर्ष किया है, तो आपके अगली पीढ़ियां भी आपके संघर्ष का परिणाम बन सकती हैं। उनसे जुड़िए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलिए, मिलते हैं।